हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इसमें हम लोग पैरेलल प्लेट कंडक्टर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो सेकेंड टॉपिक में लिख देता हूं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद हम लोग अर्थिंग ऑफ पैरेलल प्लेट्स पढ़ेंगे। तो अर्थिंग एक टॉपिक होगा हमारा, और इस सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए इसके ऊपर हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, ताकि जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखा वो हमारा क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो यार, अगर हम लोग पैरेलल प्लेट कंडक्टर को समझना चाहते हैं तो हमें यह समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक थिन इनफाइनाइट शीट क्या होती है। तो अगर मैं बात करूं एक थिन इनफाइनाइट शीट का, तो हमें एक चीज तो समझ में आता है कि थिन मतलब ये बहुत पतला है, मतलब इसका एक डायमेंशन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, इतना पतला है, वेरी थिन, बहुत थिन लेयर ऑफ इनफाइनाइट शीट हम लोग बात कर रहे हैं। अब अगर हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट, तो व्हाट इज मीन बाय इनफाइनाइट? इनफाइनाइट क्या होता है? क्या ये ऐसा शीट है जो कि आसमान से लेके पाताल तक इतना बड़ा शीट है? तो क्या ये प्रैक्टिकली फिजिबल है? ऐसा तो हम लोग लेंगे नहीं कि एक हम लोग जो हमारा कैलकुलेशन है कि हम लोग थिन इनफाइनाइट शीट बोल रहे हैं, तो बिल्कुल हम लोग आसमान से लेके पाताल इतना बड़ा हम लोग थिन इनफाइनाइट शीट लेके घूमे और हम लोग बोलेंगे कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी इतनी है। इसका क्या यूज है फिजिक्स में? तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि व्हाट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म। इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म। तो मैं एक बोलूं कि सपोज मैं एक नंबर बोलता हूं, सपोज 1। क्या 1 को मैं इनफाइनाइट कंसीडर कर सकता हूं फिजिक्स के टर्म्स में? तो यस, 1 कैन कंसीडर टू बी इनफाइनाइट विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? रिलेटिव। रिलेटिव इज ऑलवेज मेंट बाय कि विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट। तो अगर हम लोग 1 को बोल रहे हैं इनफाइनाइट, तो 1 इज इनफाइनाइट विथ रेस्पेक्ट टू 0.00000000001। इसके कंपैरिजन में तो 1 इनफाइनाइट ही हुआ ना यार। ठीक है, दिस 1 कैन बी कंसिडर्ड इनफाइनाइट विथ रिस्पेक्ट टू दिस नंबर। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग एक थिन इनफाइनाइट शीट की बात कर रहे हैं, तो एक डायमेंशन तो बिल्कुल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया, और बाकी डायमेंशन हम लोग इस तरह से कंसीडर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसमें बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, सपोज एक डिस्टेंस मैं कंसीडर कर रहा हूं, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सपोज एक इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, इसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया इस तरह से, और यूनिफॉर्मली चार्ज करके बोलते हैं इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो हमें पता है इस थिन इनफाइनाइट शीट की वजह से किसी डिस्टेंस पे, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास निकल के आ जाती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि सपोज मैं एक ऐसा केस लो कि ये मेरे पास ये 1 मीटर, इसकी डायमेंशन हो गई 1 मीटर बाई 1 मीटर। तो मैं बोल रहा हूं कि दिस इज इनफाइनाइट शीट, दिस इज इनफाइनाइट शीट। कब? जब मैं ये डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, ये डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेरिजन टू दिस 1 मीटर। दिस डिस्टेंस इज, सपोज दिस डिस्टेंस जहां पे मुझे कैलकुलेट करना है 0.0000001। इतने डिस्टेंस पे अगर मुझे कैलकुलेट करना है, इतने डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे अगर बोले कोई कि इसी 1 मीटर बाई 1 मीटर प्लेट के लिए कि जाके 10 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, तो मैं बोलूंगा कि दिस इज नॉट एन इनफाइनाइट शीट। तो इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म। तो इसलिए बाद में जाके देखोगे कि जब हम लोग कैपेसिटर्स की बात करते हैं, तो कैपेसिटर्स में भी हम लोग पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स लेते हैं, और कंडक्टर की साइज ऐसी नहीं होती है कि बहुत बड़ी हो गई। लेकिन हम लोग जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं पैरेलल प्लेट्स के बीच में, अभी हम लोग देखेंगे भी वो चीज, जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होते हैं, तो वो बहुत कम डिस्टेंस के लिए हम लोग बात करते हैं। और उस कम डिस्टेंस, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, हम लोग बोलेंगे कि दिस शीट विल बिहेव एज एन इनफाइनाइट शीट। भले उसका डायमेंशन खुद का डायमेंशन कम हो, बट रिलेटिव टू दिस डिस्टेंस, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम लोग बोलेंगे कि दिस डिस्टेंस, दिस प्लेट कैन बी कंसिडर्ड एज इनफाइनाइट प्लेट, और दिस शीट कैन बी कंसिडर्ड टू बी एज इनफाइनाइट शीट। तो यहां से टेक अवे बस यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। ठीक है, ड्यू टू इनफाइनाइट शीट एट एनी डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा यहां से टेक अवे है। अब अगर हम लोग बात करें पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स की, तो सबसे पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि एक पैरेलल प्लेट कंडक्टर में और एक थिन इनफाइनाइट शीट में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम लोग बात करें एक थिन इनफाइनाइट शीट, दैट मींस उसकी जो थिकनेस है दैट इज नेग्लिजिबल। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि एक सिंगल लेयर वो फॉर्म कर रहा है, थिन इनफाइनाइट शीट में एक सिंगल लेयर फॉर्म कर रहा है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें पैरेलल प्लेट कंडक्टर की, पैरेलल प्लेट कंडक्टर की,
तो पैरेलल प्लेट कंडक्टर में उसकी जो थिकनेस है वो कुछ फाइनाइट थिकनेस होगी। यहां से देख सकते हैं ये कुछ थिकनेस है। इसको अगर 3D में देखें तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा हमें, ठीक है। और नीचे में इस तरह से हम लोग बना देंगे। ये देखो ये प्लेट दिख रही होगी इस तरह से, मेटेलिक प्लेट बोल सकते हो, मेटेलिक प्लेट बोलो या कंडक्टिंग प्लेट बोलो, क्योंकि मेटल भी कंडक्टर होते हैं। इसको हम लोग पैरेलल मेटेलिक प्लेट भी बोल देते हैं, पैरेलल मेटेलिक प्लेट भी बोल देते हैं, ठीक है, जो भी बोलना चाहो। पैरेलल प्लेट कंडक्टर बोले, पैरेलल मेटेलिक प्लेट बोले, क्योंकि ये कंडक्टर है तो मेटल इज अ कंडक्टर। तो जनरली ये जो पैरेलल प्लेट कंडक्टर होता है वो मेटेलिक कंडक्टर होता है, तो एक प्लेट होता है। तो प्लेट अगर हम लोग बात करें तो उसमें कुछ फाइनाइट थिकनेस होगी जो कि इसको डिफरेंशिएट करती है इनफाइनाइट शीट से, ठीक है। इसमें दो सरफेस हो सकते हैं, एक लेफ्ट सरफेस भी बोल सकते हैं, दिस इज माई लेफ्ट सरफेस एंड दिस इज माई राइट सरफेस। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। और ये कंडक्टर है तो इसमें जितनी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है वो हम लोग इसमें यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। और लार्ज हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि जो भी हम लोग डिस्टेंस जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल व्हाटएवर जो भी कैलकुलेट करना होगा, यहां से जो डिस्टेंस हम लोग कंसीडर करेंगे वो डिस्टेंस विल बी रिलेटिवली स्मॉलर, ठीक है, क्योंकि लार्ज और स्मॉल और इनफाइनाइट दीज ऑल आर रिलेटिव टर्म। अब मैं इसको डिलीट करता हूं और सपोज ये मेरे पास में एक पैरेलल प्लेट है, ठीक है। इसको हमने सपोज चार्ज Q प्रोवाइड किया। चार्ज Q प्रोवाइड करते के साथ जो कंडक्टर की इसमें प्रॉपर्टी होती है वो रोल में आएगी और हम लोग देखेंगे कि जो सारे की सारी जो चार्ज है वो आउटर सरफेस में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। जैसे ही हम लोग का चार्ज Q देते हैं ये कि सारी की सारी आउटर सरफेस में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और इसमें टोटल सरफेस कितनी हो गई, जैसे थिन इनफाइनाइट शीट में एक सिंगल सरफेस हम लोग बात करें, यहाँ पे हमारे पास में दो सरफेस है। तो सपोज इसको मैं बोलूं दिस इज साइड 1, दिस इज साइड 1 एंड दिस इज साइड 2, सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो Q अगर हमने दिया है तो ये जो Q है ये Q/2 और Q/2 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम मान रहे हैं इधर कि ये जो दोनों प्लेट है, एक प्लेट है मेरे पास में, तो इधर के भी क्रॉस सेक्शन एरिया अगर देखा जाए तो इतना क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया को सपोज मैं बोलता हूं इधर का क्रॉस सेक्शन एरिया इज A और इधर का भी क्रॉस सेक्शन एरिया इज A, ठीक है, जो कि यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो हर जगह पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। कंडक्टर की प्रॉपर्टी, कंडक्टर में जो सिग्मा होता है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे क्योंकि वो पूरी की पूरी प्लेट है इस तरह से, तो हर जगह पे रेडियस ऑफ कर्वेचर इज सेम, तो हर जगह पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा और हम लोग बोल सकते हैं कि Q/2 और Q/2 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों एरिया में इस तरह से, ठीक है। अब सपोज मैं किसी डिस्टेंस पे बात करूं, इस डिस्टेंस पे सपोज पॉइंट मेरे पास P है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E@P इज इक्वल टू व्हाट। तो यहां पे देखो, यहां पे ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, यहां क्योंकि दो सरफेस है तो दोनों सरफेस, एक सिंगल सरफेस एक इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करेगा, दूसरा सरफेस इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करेगा। और कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट शीट की वजह से कितना हो जाता है, σ/2ε0। तो यहां पे क्योंकि दोनों का सिग्मा बराबर है, सरफेस नंबर 1 और सरफेस नंबर 2 दोनों का सिग्मा बराबर है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P में बोल सकता हूं σ/2ε0 प्लस σ/2ε0, क्योंकि दोनों का सिग्मा सेम है। और सिग्मा की वैल्यू क्या है यहां से देखो, सिग्मा की वैल्यू मैं बोल सकता हूं टोटल चार्ज Q/2 अपॉन एरिया, दिस इज सिग्मा। उसी तरह इधर का भी सिग्मा अगर निकालो चाहिए इस सरफेस का, दैट इज टोटल चार्ज कितना है Q/2 अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका, तो Q/2 है, दोनों का जो सिग्मा है दैट इज सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो इस पॉइंट पे हम लोग निकालते हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फॉर स्मॉल डिस्टेंस ओनली, स्मॉल क्यों हमने देखा था, दैट विल बी इक्वल टू दिस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2ε अपॉन सिग्मा प्लस अपॉन 2ε, दैट इज सिग्मा अपॉन ε0, दैट इज इक्वल टू सिग्मा कितना हो गया मेरे पास में Q/2a, दिस इज सिग्मा अपॉन ε0, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हम लोग कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे पॉइंट P मैंने इस तरफ लिया, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। उसी तरह से अगर इस तरफ मैं कोई सा भी पॉइंट लेता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही रहती और उसकी जो डायरेक्शन होती वो इस डायरेक्शन में हम लोग, तो इस तरह से हम लोग इसका एनालिसिस कर सकते हैं पैरेलल प्लेट्स का। अब सपोज मेरे पास कुछ इस तरह का केस है, एक मेरे पास पैरेलल मेटेलिक प्लेट है X और इसको मैं Q चार्ज सप्लाई करता हूं, ठीक है। तो Q चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, Q चार्ज Q/2 इधर और Q/2 उधर, ये हमने देखा कंडक्टर की प्रॉपर्टी से, Q/2 इधर आ जाएगा और Q/2 इधर आ जाएगा, इतनी बात हमें समझ में आती है, ठीक है। ये Q मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। अब
नेक्स्ट मैं एक दूसरा मेटेलिक आइडेंटिकल मेटेलिक प्लेट लेके आता हूं इस तरह से Y। अब इसमें किस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हम लोग देखते हैं। तो अच्छा, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की कंडक्टर की, कि कंडक्टर में, कंडक्टर को कभी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पेनिट्रेट नहीं कर सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड विल, मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर पेनिट्रेट कंडक्टर, ठीक है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। इंपॉर्टेंट, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की। अच्छा, तो इसी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। एक इस तरह का इन्फिनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब अगर कुछ इसमें कोई भी चार्ज ना हो तो ये तो पेनिट्रेट करके चला जाएगा इसको, इस मेटेलिक प्लेट को, वाई वाले जो मेटेलिक प्लेट है उसको पेनिट्रेट कर देगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव चार्ज इस तरह से होने चाहिए, इस तरह से होने चाहिए नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, ताकि जो भी फ्लक्स, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से निकल रही हो वो इधर इसके वाई के लेफ्ट वाले सरफेस में आके टर्मिनेट हो जाए। तो वट एवर फ्लक्स इज दैट इज एग्जिटिंग फ्रॉम प्लेट एक्स, दैट शुड गॉट टर्मिनेट at this surface of plate Y, ताकि वो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो मेंटेन रख सके, इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो मेंटेन कर सके। और इसके लिए अगर इफ दिस सरफेस हैज गॉट चार्ज q/2, दैट मीन्स ये वाला जो सरफेस है, ये वाले सरफेस को -q/2 होना पड़ेगा। मैं दूसरा पेन सेलेक्ट कर लेता हूं यहां से। इफ दिस इज दिस सरफेस में q/2, देन दिस सरफेस में इसको -q/2 होना पड़ेगा, ताकि जो भी फ्लक्स यहां से निकल रहा हो वो इस पे टर्मिनेट हो जाए। x के इस सरफेस से जो भी फ्लक्स निकल रहा हो वो y के इस सरफेस में आके टर्मिनेट हो जाए। ये दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। उसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी फेसिंग सरफेस है, जो भी आपस में एक दूसरे को फेसिंग सरफेस है, मेटेलिक प्लेट्स, पैरेलल मेटेलिक प्लेट, बहुत सारे पैरेलल मेटेलिक प्लेट्स हो सकते हैं, तो जो भी आपस में फेसिंग सरफेस होंगे उसमें जो चार्ज होगा वो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा इस प्रॉपर्टी से। तो मैं ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिख देता हूं कि इन अ सिस्टम ऑफ, ये सिर्फ दो नहीं, इन अ सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेट्स कंडक्टर, पैरेलल प्लेट कंडक्टर, ठीक है, द ऑपोजिट फेज will have equal and opposite charge, ठीक है। अब तो ये q/2 हो गया। सपोज y का एक सरफेस, मैं बाकी यहां से रिमूव करता हूं तब और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। ये y का एक सरफेस हम लोग बोल रहे हैं दिस इज -q/2 ना, लेकिन अब बताओ कि y जो है, y प्लेट y इज आइसोलेटेड, प्लेट y इज आइसोलेटेड ना, मतलब ये किसी और मेटल से या कंडक्टर से टच में तो नहीं है, आइसोलेटेड है। दिस वाई प्लेट इज आइसोलेटेड, दैट मींस चार्ज शुड बी कंजर्व्ड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज शुड बी कंजर्व्ड फॉर प्लेट y में चार्ज कंजर्व होना चाहिए। दैट मींस अगर -q/2 यहां पे अपीयर है, दैट मींस इनिशियली इसके पास अगर जीरो चार्ज था, 0 कूलम चार्ज था, तो अगर ये इंडक्शन की वजह से ये -q/2 चार्ज यहां पे आ गया है, दैट मींस इस सरफेस पे q/2 चार्ज होना पड़ेगा, तभी ये इस पे जो नेट चार्ज है वो कंजर्व्ड रहेगा वाई प्लेट पे, क्योंकि इनिशियली चार्ज 0 था, ये एक न्यूट्रल प्लेट थी, वाई प्लेट वाज अ न्यूट्रल प्लेट इनिशियली, तो ये बाद में भी इस पे जो नेट चार्ज होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 0 बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि प्लेट वाई इज आइसोलेटेड। यहाँ पे आइसोलेटेड वर्ड इंपॉर्टेंट है, तभी इसमें हम लोग चार्ज कंजर्व कर पा रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, किसी के लिए भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए भी। अगर ये किसी और से कनेक्टेड होता तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये आइसोलेटेड थे, प्लेट वाई इज आइसोलेटेड, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर चार्ज कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं और बोल सकते हैं अगर इसके इस सरफेस पे -q/2 है तो इसके इस सरफेस पे +q/2 चार्ज अपीयर होना पड़ेगा। अब सपोज मेरे पास नेक्स्ट कुछ इस तरह का केस है। सपोज मेरे पास दो मेटेलिक प्लेट्स हैं x और y, और x को हमने चार्ज दिया q1 और y को चार्ज दिया हमने q2, ठीक है। अब मुझे इस पैरेलल प्लेट, इस सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेट के लिए मुझे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो देखो हम लोग किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं इसको।
सबसे पहले तो हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे कि x के पास q1 चार्ज है और y के पास कुछ भी चार्ज नहीं है, मतलब y एक न्यूट्रल प्लेट है इस तरह से, ठीक है, ऐसा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर इस तरह का कंडीशन है तो हमें पता है इस पे चार्ज q1/2 आ जाएगा और यहाँ पे q1/2, ठीक है, ये हमें पता है क्योंकि दोनों तरफ यूनिफॉर्मली इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और यहाँ पे जो चार्ज आएगा दैट विल बी इक्वल टू -q1/2, क्योंकि ऑपोजिंग फेस है, यहाँ पे फ्लक्स टर्मिनेट होना पड़ेगा इसका, इसमें -q1/2, और क्योंकि y एक न्यूट्रल की तरह हम लोग अभी बिहेव कर रहे हैं, y के पास कोई भी चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे नेट चार्ज 0 होने के लिए यहाँ पे q1/2 इस तरह से आना पड़ेगा, ठीक है, ये केस हो गया। अब हम लोग दूसरे कंडीशन में ऐसे एज्यूम कर रहे हैं कि q1 x को कुछ भी चार्ज नहीं है, x के पास अभी 0 चार्ज है और y के पास सपोज q2 चार्ज है। अब किस तरह का केस बनेगा, देखो y के इस सरफेस पे चार्ज कितना आ जाएगा q2/2 और इधर भी q2/2, ठीक है, q2/2 दोनों तरफ बराबर बराबर आ जाएगा, ये हमें पता है। और यहां पे इस सरफेस पे -q2/2, क्योंकि इसका सारा का सारा फ्लक्स में टर्मिनेट करना है, ठीक है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी से y का जो भी इधर से इस सरफेस से फ्लक्स आएगा वो x के इस सरफेस पे टर्मिनेट होने के लिए इसको -q2/2 होना पड़ेगा। और क्योंकि x अभी हमने न्यूट्रल एज्यूम किया है तो इसलिए यहाँ पे जो नेट चार्ज आएगा दैट विल बी इधर भी q2/2, ताकि इस पे नेट 0 हो जाए। तो इस तरह का केस बनेगा। अब तीसरा हम लोग ऐसा एज्यूम करेंगे कि q1 भी हमने दिया है, x को q1 दिया और y को q2 दिया। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में हम लोग सिंपली इसको और इसको ऐड कर देंगे, नेट चार्ज को हम लोग इस तरह से ऐड कर देंगे। तो मैं नेट चार्ज को इस तरह से ऐड करके लिखता हूं, तो इस सरफेस पे जो नेट चार्ज होगा दैट विल बी इक्वल टू q1 प्लस q2/2। इस सरफेस पे अगर हम लोग देखें दैट विल बी इक्वल टू q1 माइनस q2/2, ठीक है, और इस सरफेस पे देखो तो ये हो जाएगा q2 माइनस q1/2, ठीक है, दोनों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस तरह से हम लोग, q2 माइनस q1/2, और इस सरफेस में इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ने पे मिलेगा q1 प्लस q2/2। अब यहां से हम लोग इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स लेंगे जो कि हम लोग जनरलाइज कर देंगे फॉर एनी सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स, ठीक है। तो पहले तो देखो क्या हो रहा है, नेट चार्ज हमने कितना सप्लाई किया इस सिस्टम को, नेट चार्ज सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेट्स को हमने नेट चार्ज किया q1 और q2, q1 प्लस q2। तो जो आउटर मोस्ट सरफेस है x का x और y दोनों के जो एक एक सरफेस है वो आउटर मोस्ट सरफेस की तरह बिहेव कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग बोले दिस इज द आउटर मोस्ट सरफेस एंड दिस इज द आउटर मोस्ट सरफेस। अभी इसका काम हो गया, ये हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि नेट चार्ज हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। अब देखो आउटर मोस्ट सरफेस पे जो चार्ज है, मैं दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेता हूं, ये जो आउटर मोस्ट सरफेस पे जो चार्ज है वो कितना है, वो जो नेट चार्ज है q1 प्लस q2/2, ठीक है, नेट चार्ज का सम डिवाइडेड बाई 2 इज द चार्ज ऑन आउटर मोस्ट सरफेस। तो ये एक तो ये कंक्लूजन मेरे पास में निकल के आ गया। दूसरा, जो इनसाइड वाले जो भी ऑपोजिंग सरफेस है उसके पास जो भी ये ऑपोजिंग सरफेस है इसके पास जो चार्ज है, देखो एक में चार्ज है q1 माइनस q2/2 और दूसरे में चार्ज है कितना q2 माइनस q1/2। दैट मीन्स ये दोनों देख सकते हो, ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो जो भी फेसिंग सरफेस है उसमें जो चार्ज है वो हमने अभी ऑलरेडी देख भी रखा था कि फेसिंग चार्जेस में इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होना पड़ेगा क्योंकि फ्लक्स को टर्मिनेट करना है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, और इसको हम लोग जनरलाइज कर रहे हैं फॉर एनी n नंबर ऑफ पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स के लिए। सपोज मेरे पास n नंबर ऑफ पैरेलल प्लेट कंडक्टर है, मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूं, n नंबर ऑफ पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स है 1, जिसको कि अभी हम लोग देखेंगे, भी एग्जांपल्स भी इसके ऊपर देखेंगे, 2 3, ऐसे लेते 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 मेरे पास में n कंडक्टर्स हैं इस तरह से सपोज, ठीक है। अब n कंडक्टर्स है आइडेंटिकल कंडक्टर्स इस तरह से, ठीक है, पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स है। तो इस पे सपोज चार्जेस q1, इस पे चार्जेस q2, इस पे चार्ज q3, ऐसे करते करते इस पे चार्ज q1 है। तो हम लोग यहां से डायरेक्टली बोल सकते हैं यहां पे जो चार्ज है जो इसके आउटर मोस्ट सरफेस में दैट विल बी इक्वल टू q1 प्लस q2 प्लस q3 प्लस ऐसे करते करते q1 डिवाइडेड बाई 2, इतना आएगा। और इसके ऑपोजिंग फेस में तो हमें पता है कि ऑपोजिंग फेस में इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आने वाला है। तो फॉर ऐसा मैं लिख देता हूं, फॉर a system of not only for two parallel plate conductors, for a system of isolated मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग देखेंगे कि अर्थिंग के केस में ये किस तरह से इसमें चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं आइसोलेटेड बोल रहा हूं। अगर सारे एक दूसरे से आइसोलेटेड है, फॉर अ सिस्टम ऑफ आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट्स, ठीक है, ऐसा लिख देते इसमें, द outermost surface will have charge
इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ ऑल द चार्जेस ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो हमने ऑलरेडी देख रखा कि फेसिंग सरफेस विल हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो ये दो इंपॉर्टेंट यहां से हम लोग कंक्लूजन ले सकते हैं फॉर सिस्टम ऑफ एन पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स। अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। तो सिचुएशन मेरे पास कुछ इस तरह से है, दो प्लेट है मेरे पास में ए और बी। ए को हमने दिया 10 माइक्रोकूलम, बी को दिया हमने 20 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पार्ट में पूछा गया है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ऑल द सरफेस। ठीक है, ये पहला पार्ट है। और दूसरे पार्ट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है एक्स, वाई और जेड पॉइंट पे। तो सबसे पहले तो हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो हमें ये पता है कि जो आउटर मोस्ट सरफेस है, आउटर मोस्ट सरफेस पे चार्ज किस तरह से, आउटर मोस्ट फेस पे किस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, सम ऑफ ऑल द चार्जेस डिवाइडेड बाय 2। तो 10 माइक्रोकूलम प्लस 20 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 15 माइक्रोकूलम। दैट मींस मैं बोल सकता हूं यहाँ पे 15 माइक्रोकूलम आएगा और यहाँ पे भी 15 माइक्रोकूलम आएगा। अब क्योंकि देखो ये 20 माइक्रोकूलम इसमें टोटल है, ये आइसोलेटेड है, अगर यहाँ पे 15 आ गया दैट मींस यहाँ पे 5 आना है। ठीक है, और ये 5 हो गया दैट मींस ये -5 हो गया, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट जो भी फेसिंग सरफेस रहेंगे उसमें इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाली, यहाँ 15 माइक्रोकूलम, यहाँ -5, यहाँ 5 और यहाँ 15। ठीक है, अब मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, चलो एक्स में निकालते हैं। एक्स पॉइंट मतलब इधर के किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो उस किस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो टोटल कितना सरफेस आ गया, टोटल कितना, जैसे हम लोग इनफाइनाइट शीट के लिए निकाला था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सेम उसी तरह से यहाँ पर ये कितने इनफाइनाइट शीट हो गए, 4 सरफेस है ना टोटल, तो 4 इनफाइनाइट शीट की तरह ये बिहेव करेंगे और हर एक की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखो इस पॉइंट पे जैसे यहाँ पे 15 माइक्रोकूलम है ना, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे कितना आ जाएगा 15 बाई ए, सबका जो एरिया है प्लेट का जो एरिया है दैट इज ए, सब जगह पे ए एरिया है इसका। ठीक है, ए एरिया, इसका भी एरिया ए, तो 15 अपॉन ए तो एरिया तो हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वजह से, इस पॉइंट पे 15 माइक्रोकूलम की वजह से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में टोटल निकाल रहा हूं, तो ये आ गया प्लस। अब देखो ये 5 की वजह से, -5 की वजह से और ये 5 की वजह से, इन दोनों की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये -5 की वजह से, ये 5 की वजह से, दोनों कैंसिल आउट हो गया, दिख रहा है। और ये 15 की वजह से भी इसी डायरेक्शन में आएगा, जो कि इसके साथ एडअप हो जाएगा और इसको कितना टाइम्स कर देगा, इसको 2 टाइम्स हो गया। ये यहां से हम लोग देख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 15 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये तो हो गई पॉइंट एक्स की कहानी। अब चलो आ जाओ पॉइंट वाई पे। पॉइंट वाई पे अगर देखा जाए तो ई एट वाई देखो, इस 15 की वजह से, देखो ये वाले 15 की वजह से यहाँ वाई पे इस डायरेक्शन में फील्ड आएगी, और इस 15 की वजह से इसमें इस डायरेक्शन में फील्ड आएगी और इक्वल एंड ऑपोजिट आएगी, तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। और बचेगा किसकी वजह से, देखो अब ये दोनों 5 और -5 बच गए, तो 5 की वजह से किस डायरेक्शन में आएगा, 5 की वजह से इस डायरेक्शन में, और इस -5 की वजह से किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों एड अप हो जाएंगे। फिर दोनों 15 की वजह से कैंसिल आउट हो गए, इस दोनों -5 की वजह से एड अप हो गए, दैट विल बी इक्वल टू, मैं बोल सकता हूं 5 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, एक की वजह से, इस 5 की वजह से, और ये -5 की वजह से, दोनों का क्योंकि एड अप हो रहा है सेम डायरेक्शन में हो रहा है, इंटू 2 हो गया, दैट इज इक्वल टू, यहां से हम लोग देख सकते हैं 5 अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई जेड निकालते हैं हम लोग। ठीक है, जेड निकालने की कोशिश करते हैं। तो जेड में देखो यहां पे जेड के किसी भी पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे देखते हैं, तो इस 15 की वजह से और इस 15 की वजह से, सिर्फ 15 वाले को कंसीडर करो, अभी इसको छोड़ दो, इस दोनों की 15 की वजह से इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो दोनों इस तरह से एड अप हो जाएगी। ठीक है, तो 15 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट का 2 टाइम्स कर देता हूं मैं, क्योंकि दोनों ऐड होने वाला है, इस 15 और इस 15 की वजह से, और ये 5 और ये -5 की वजह से यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये 5 अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, 5 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और -5 अपॉन 2 एप्सिलॉन, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ बस 15 की वजह से बचेगा, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और मैं बोल सकता हूँ 15 अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। एक मैं इसमें शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ कि किसी भी प्लेट के सामने अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, देखो किसी भी प्लेट के सामने अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। मैं इसको पहले एक बार रब कर लेता हूँ, ये भी रब कर लेता हूँ। मान लो मुझे यहाँ पे निकालना है, इस पॉइंट पे सपोज पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो अभी मैं क्या करूँगा,
इसके सामने जो भी, इसके सामने 5 कूलम वाला चार्ज, 5 माइक्रो कूलम वाला चार्ज है ना, 5 माइक्रो कूलम वाला चार्ज है, तो इसकी 5 माइक्रो कूलम वाले चार्ज की वजह से मैं इसमें लिख दूंगा, इसकी सिग्मा लिखूंगा, तो सिग्मा लिखूंगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा। तो सिग्मा, इसकी वजह से सिग्मा कितना हो गया, 5 अपॉन ए हो गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस -5 की वजह से लिखो चाहे ये 5, क्योंकि जो भी प्लेट इसके नियरेस्ट है उसमें चार्ज देख लो कितना है, चार्ज कितना है 5। अब इसकी वजह से सिग्मा कितना हो गया 5 अपॉन ए, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मुझे लिखना है। शॉर्टकट में बता रहा हूं, दिस इज शॉर्टकट। शॉर्टकट, जिस प्लेट के पास जितना सिग्मा है ना, वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की सिग्मा जो वैल्यू होगी दैट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा कहां से, जो भी उसके नियरेस्ट प्लेट है उसकी सिग्मा लिखनी मुझे। तो इसको -5 की वजह से लिख दो या 5 की वजह से, दोनों तो बात बराबर ही है, दोनों की वजह से डायरेक्शन तो एक ही आने वाला है। तो इस -5 की वजह से लिख दो या इस -5 की वजह से, एक की वजह से लिख दो, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट ही रहने वाले हैं। ये जो अपोजिंग फेस है ना उसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रहने वाले हैं। तो 5 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट हम लोग लिख देंगे सिंपल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमें करना है। ठीक है, ये शॉर्टकट है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें एक्स पॉइंट में निकालना रहेगा, तो एक्स पॉइंट के नियरेस्ट प्लेट कौन सा है, नियरेस्ट सरफेस कौन सा है, ये वाला। तो इस पे कितना चार्ज है 15, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स हम लोग लिख लेंगे। इसका इस प्लेट की सिग्मा कितनी है, जो नियरेस्ट प्लेट है 15 अपॉन ए, 15 अपॉन ए हो गया, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये शॉर्टकट है। ठीक है, तो किसी भी प्लेट जैसे ई जेड के सामने निकालना है, तो जेड के सामने की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो जेड के पास की जो प्लेट है उस पर चार्ज डेंसिटी कितनी है 15 अपॉन ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हम लोग इसको डायरेक्टली इस तरह से शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं, जिसमें हमें हर एक की वजह से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये इसका शॉर्टकट मेथड है, ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इससे फटाफट कहीं पे भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे ये सारा जो है ना 15 ये माइक्रो कूलम में है, तो यहाँ पर मैं मतलब यहाँ जब पूरा कैलकुलेशन करोगे, जब एरिया और सबको यूनिट में रखोगे, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि दिस इज इन माइक्रो कूलम, 15 इज इन माइक्रो कूलम। तो उसके हिसाब से एरिया अगर mm स्क्वायर में रहता है तो ये इस पर कैंसिल आउट होगा, तो यूनिट का इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये माइक्रो कूलम में क्योंकि दिया हुआ है। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट कुछ इस तरह का चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है। एक एक्स प्लेट है जिसमें टोटल चार्ज मैंने 5 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, वाई पे 10 माइक्रोकूलम है, जेड पे -8 माइक्रोकूलम है। तो इसके लिए मुझे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है हर एक सरफेस पे। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, जो आउटर मोस्ट सरफेस है, जो आउटर मोस्ट फेस है, उस पे टोटल चार्ज कितना होगा, आउटर मोस्ट सरफेस पे जो चार्ज होगा दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द चार्जेस डिवाइडेड बाय 2। तो 5 + 10 - 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 15 - 8 दैट इज 7/2 विच इज इक्वल टू 3.5। तो मैं यहाँ से तो एक चीज तो बोल सकता हूँ, इस पे +3.5 माइक्रोकूलम है। ठीक है, माइक्रोकूलम मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ लिखना, +3.5 माइक्रोकूलम है, और यहाँ पे भी +3.5 माइक्रोकूलम है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये +3.5 है, तो देखो इस पे टोटल 5 माइक्रोकूलम है, और ये आइसोलेटेड सिस्टम है। तो यहाँ पे 3.5 है, तो इसको पूरा करने के लिए यहाँ पे कितना होना पड़ेगा, +1.5, +1.5 की जगह 1.5 ही लिखते हैं सिंपल। यहाँ पे 1.5 होना चाहिए, प्लस हटा दो यहाँ से। ठीक है, अगर यहाँ पे 3.5 है तो टोटल इसमें 5 होने के लिए इस पे 1.5 आना पड़ेगा, और इस पे 1.5 है तो यहाँ -1.5 आना पड़ेगा। ठीक है, इस पे -1.5 है और इसमें टोटल 10 माइक्रोकूलम है, तो यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 10 + 1.5 दैट इज इक्वल टू 11.5 माइक्रोकूलम यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे 11.5 है दैट मीन्स यहाँ पे -11.5 माइक्रोकूलम आएगा। और इसको वेरीफाई हम लोग कैसे करेंगे, इस दोनों को जोड़ने पे -8 माइक्रोकूलम आना चाहिए। तो हम लोग देख सकते हैं इस दोनों को जोड़ रहे हैं तो भी हमारे पास -8 माइक्रोकूलम आ रहा है, जो कि हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उसके प्रिंसिपल को भी फॉलो कर रहा है। तो इस तरह का चार्ज कॉन्फ़िगरेशन आएगा मेरे पास में 3.5, 1.5, -1.5। जो भी ऑपोजिंग फेस है उस पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इस तरह से होगा, और जो आउटर मोस्ट सरफेस है उस पर सम ऑफ ऑल द चार्जेस डिवाइडेड बाई 2। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अर्थिंग ऑफ पैरेलल प्लेट्स। तो अर्थिंग का बेसिक सा फंडा है कि अगर हम लोग किसी चीज की भी अर्थिंग करते हैं तो उसकी जो पोटेंशियल होती है उसको हम लोग 0 के इक्वल करते हैं। तो क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल इज 0, और अर्थ से अगर हम लोग किसी कंडक्टर को अगर कनेक्ट कर देते हैं दैट मीन्स उस कंडक्टर की पोटेंशियल विल बिकम 0। तो ये बेसिक फंडा है। तो सपोज मेरे पास इस तरह का एक प्लेट है जिसको हमने सपोज क्यू चार्ज दिया हुआ है,
और क्यू चार्ज इस तरह से दोनों तरफ हमें पता है, अगर कहीं से भी हमने इसको कनेक्ट नहीं किया हुआ है तो इस तरह से Q/2 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग सपोज डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद अगर इसको हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं थ्रू अ स्विच, ठीक है, एक स्विच से हम लोग इधर एक स्विच है मेरे पास में S, इस स्विच को ऑन करते हैं और इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं अर्थ से। तो अर्थिंग को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थ से कनेक्ट करने के लिए हम लोग इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से कनेक्ट किया हमने, जैसे ही स्विच क्लोज किया और कनेक्ट किया तो ये, क्योंकि इसका पोटेंशियल 0 होना पड़ेगा इस कंडक्टर का, ये जो मेरे पास में मेटलिक प्लेट है, जो भी पैरेलल प्लेट है, उसका अगर पोटेंशियल को 0 करना है दैट मीन्स ये सारे के सारे चार्ज यहाँ से गायब होने चाहिए, ये सारे के सारे चार्ज यहाँ से फ्लो होके अर्थ में चले जाने चाहिए अगर इसका पोटेंशियल को 0 करना है। तो यहाँ पर फाइनल जो कंडीशन आएगा वो क्यू चार्ज इस स्विच के थ्रू अर्थ में चला जाएगा, फ्लो हो जाएगा, और यहाँ पे जो फाइनल जो चार्ज बचेगा दैट विल बी इक्वल टू Q इक्वल्स टू 0 बचने वाला है। तो ये तो बात हो गई अगर एक हमारे पास में सिंगल प्लेट है। अगर मेरे पास कुछ इस तरह का सिस्टम रहा, मेरे पास सपोज इस तरह का 2 प्लेट अगर हमने कंसिडर करते हैं पैरेलल प्लेट, तो अभी हमने कुछ भी अर्थिंग नहीं किया हुआ है। सपोज मैं Q चार्ज अभी देता हूँ, X प्लेट है सपोज और दिस इज Y प्लेट। X प्लेट को मैं अगर Q चार्ज देता हूँ तो X प्लेट में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, कैसा होगा, ये Q/2 और ये Q/2 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और हमने अभी क्या किया है, एक हमने यहाँ पे स्विच लगाया है, ठीक है, यहाँ से एक स्विच लगा रखा है जिसको अभी हमने क्लोज नहीं किया है, और स्विच से हमने इसको इधर से अर्थ से कनेक्ट किया है, ठीक है, प्लेट Y को, लेकिन अभी हमने स्विच को क्लोज नहीं किया, स्विच को ओपन रखा है, ठीक है, इस तरह से ओपन रखा है। तो अभी क्या कंडीशन होगी, अभी अगर कंडीशन हम लोग देखने जाए तो यहाँ पे क्योंकि इधर फेसिंग सरफेस है तो फेसिंग सरफेस में माइनस चार्ज इस तरह से आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस Q/2 चार्ज यहाँ आ जाएगा फेसिंग सरफेस में। और क्योंकि Y एक अभी जब तक कनेक्ट नहीं किया ये आइसोलेटेड कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे नेट चार्ज 0 होने के लिए इधर Q/2 इस तरह से आना पड़ेगा। तो ये कंडीशन है। अब मैं अगर इसकी अर्थिंग करने जाता हूं तो अब अर्थिंग करने के बाद इस प्लेट Y का जो नेट पोटेंशियल है, नेट पोटेंशियल शुड बी 0, पोटेंशियल ऑफ Y प्लेट ऑफ प्लेट Y शुड बी 0, शुड बी इक्वल टू 0। अब ये आइसोलेटेड प्लेट नहीं रह गया, जो प्लेट Y है जिसमें हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा रहे थे, अब ये आइसोलेटेड प्लेट नहीं रह चुका है। अब हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि इस पे 0 चार्ज है दैट मींस इस पे 0 चार्ज ही होगा, ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब ये अर्थ से कनेक्ट हो चुका है, अब इसमें कुछ भी चार्ज आ सकता है, मुझे नहीं मालूम कितना चार्ज आएगा, ठीक है। ये अब आइसोलेटेड प्लेट नहीं रह गया, इसमें हम लोग चार्ज कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। अब कैसा होगा, अब देखो इस पे जो नेट चार्ज है अभी Y पे, इस कंडीशन में जैसे ही स्विच ऑन किया हमने, नेट चार्ज अभी 0 है, क्योंकि नेट चार्ज 0 है, और यहाँ पे नेट पॉजिटिव चार्ज है, X प्लेट में नेट पॉजिटिव चार्ज है और Y प्लेट में 0 है। तो X प्लेट में जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से जो Y प्लेट है उस पर पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, और ये पॉजिटिव पोटेंशियल आना नहीं चाहिए, ये इसको क्योंकि हमने अर्थ से कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए अर्थ क्या करेगा, इसका पोटेंशियल को 0 करने के लिए इधर से इलेक्ट्रॉन सप्लाई होगा, दैट मीन्स यहाँ से नेगेटिव चार्ज को इधर सप्लाई करेगा, नेगेटिव चार्ज इधर सप्लाई करेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज अगर सप्लाई करेगा तो वो क्या करेगा कि प्लेट में जो पॉजिटिव चार्ज है ना, प्लेट के पॉजिटिव चार्ज को इस तरह से वो नलिफाई करता जाएगा, जो भी नेगेटिव चार्ज अर्थ सप्लाई कर रहा होगा वो इसको नलिफाई करता जाएगा, और यहां से जो हमारे पास में बाहर जो Q/2 है वो डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। अगर ये Q/2 डिक्रीज हो रहा है, अगर ये Q/2 डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स मैं बोलूंगा कि ये जो Q/2 है ये भी डिक्रीज होगा, क्योंकि आउटर सरफेस पे जो भी हमारा आउटर सरफेस पे सेम चार्ज होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे Q/2 से डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ से Q/2 डिक्रीज होना चाहिए, और क्योंकि X प्लेट एक आइसोलेटेड प्लेट है इसलिए ये Q/2 अगर डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स इधर वाला जो Q/2 है, इधर वाले सरफेस पे जो Q/2 है वो इंक्रीज हो रहा होगा। यहाँ पे इधर से चार्ज जो है वो उठ के यहाँ पे इधर से इधर आने लग जाएगा, और ये जो Q/2 है वो इधर इंक्रीज होता जाएगा, ये वाला जो चार्ज है वो Q/2 इंक्रीज होगा, और ये अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये माइनस Q/2 भी इंक्रीज हो जाएगा। और कंडीशन लास्ट में जो कंडीशन कुछ ऐसी होगी कि ये जो सारा का सारा जो Q/2 चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज से इधर से नलीफाई हो जाएगा, ठीक है, और ये नलीफाई होके 0 चार्ज यहाँ पे आएगा, और उसी तरह से ये पूरा का पूरा क्योंकि यहाँ 0 हो गया तो यहाँ पे भी 0 होना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे भी नेट चार्ज है वो 0 के बराबर आ जाएगा।
और यहाँ पे 0 है, और x क्योंकि एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, इसमें नेट चार्ज q होना था, इसलिए अब जो टोटल चार्ज q है वो इसके इस फेस में अपीयर हो जाएगा q चार्ज। और इस फेस में अगर q चार्ज अपीयर हो चुका है तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे इस सरफेस में भी जो चार्ज होगा दैट विल बी इक्वल टू -q, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो फाइनली हमारे पास कुछ इस तरह का सिचुएशन बनेगा। तो इसको हम लोग एक जनरलाइज स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि वेनेवर एक मैं पूरा इसमें जनरलाइजेशन लिख रहा हूं, वेनेवर एनी प्लेट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेट्स, ये मैं जनरलाइज कर रहा हूं, नॉट ओनली फॉर 2 प्लेट। अगर मेरे पास n नंबर ऑफ प्लेट्स रहे और किसी भी एक प्लेट को हमने ग्राउंड कर दिया, किसी भी एक प्लेट को हमने अर्थिंग कर दिया, whenever any plate of the system of parallel plate is earthed, then the total charges on outer surface of the system of plate will become 0। जैसा कि हमने यहां पे देखा, जो भी आउटर सरफेस पे है वो जो आउटर सरफेस पे नेट चार्ज दैट विल बिकम 0। तो ये जनरलाइजेशन हम लोग यहां से ले रहे हैं। अगर मेरे पास n प्लेट है और n प्लेट पे किसी एक प्लेट को अगर हमने अर्थ कर दिया या ग्राउंड कर दिया, तो जो आउटर मोस्ट सरफेस पे जो चार्ज है दैट विल बिकम 0। अब यार चलो हम लोग इसके ऊपर कुछ अच्छे सवाल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है व्हेन अ चार्ज q इज गिवन टू एन आइसोलेटेड मेटल प्लेट x, एक मेटल प्लेट आइसोलेटेड मेटल प्लेट x है मेरे पास में, इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इनर सरफेस, तो हमेशा हमें इनर सरफेस पे कमेंट करना है, इस पे इनर सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी बिकम्स सिग्मा 1, ठीक है। यहां इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बिकम्स सिग्मा 1। तो पहला केस ये है सिग्मा 1 के लिए। व्हेन एन आइडेंटिकल प्लेट y इज ब्रॉट क्लोज टू x, तो इस तरह से हम लोग एक y प्लेट को लेके आते हैं, चार्ज डेंसिटी ऑन x बिकम्स सिग्मा 2। अब जो इसके इनर सरफेस की चार्ज डेंसिटी है दैट इज सिग्मा 2। When y is earthed, अब y को सपोज हम लोग अर्थ कर देते हैं, ठीक है, द चार्ज डेंसिटी जो भी x के इनर सरफेस की जो चार्ज डेंसिटी है दैट बिकम्स सिग्मा 3। तो बेसिकली हमें ABCD ऑप्शन में इस मल्टीपल चॉइस है, बताना है कि कौन कौन सा रिलेशन ट्रू है। तो हम लोग एक एक करके इसको देखते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग सब हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ मैं बोलता हूँ दिस इज प्लेट x और इस पे हम लोग अगर चार्ज q देते हैं तो चार्ज q देते के साथ ये कैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इधर q/2 आ जाएगा और इधर भी इस तरह से q/2 आ जाएगा, ठीक है। इधर q/2 और यहाँ पे भी q/2 इस तरह से। तो अब इनर सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 मैं लिखने जाऊँ सिग्मा 1, तो वो कितनी हो जाएगी, देखो इसका सरफेस एरिया इज, सपोज हम लोग मान लेते हैं दिस इज सरफेस एरिया इज a, ठीक है। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू व्हाट, q/2, दिस इज द टोटल चार्ज q/a, दैट इज सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा 1 इज q/2 है। अब सेकेंड केस में क्या बोलता है कि व्हेन एन आइडेंटिकल प्लेट y इज ब्रॉट क्लोज टू x के सामने हम लोग एक y लेके आते हैं प्लेट, अब क्या कंडीशन होगा, अब सिग्मा 2 कितना होगा, दैट मींस x का जो x में ही हमें बताना है कि इनर सरफेस में अब चार्ज डेंसिटी क्या होगी। तो जैसे ही ये लेके आते हैं तो q/2 यहाँ है, तो यहाँ -q/2 हो जाएगा चार्ज, ठीक है। यहाँ -q/2 इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं ना फेसिंग सरफेस पे, और ये इसमें यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, दिस विल बिकम q/2, इस तरह से हो जाएगा, ये कंडीशन आएगा। तो इस कंडीशन में भी देख लो, ये जो x का जो इनर सरफेस में उस पर चार्ज का कोई फर्क नहीं पड़ा, वो q/2 ही रहेगा, ठीक है। और वो q/2 रहेगा तो सिग्मा 2 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू अगेन q/2a। क्यों बात समझ में आ रहा है ना, देखो q/2 क्यों होगा, क्योंकि देखो x y पे तो चार्ज 0 है और x को चार्ज दिया है q, तो टोटल बाहर वाले सरफेस पे कितना चार्ज रहेगा, q/2 और q/2 डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अंदर वाले चार्ज पे एक, ये क्योंकि टोटल चार्जेस q, तो अंदर वाला चार्ज होगा q/2। और ऐसे भी y इज आइसोलेटेड, तो y इज आइसोलेटेड, चार्ज 0 ना, तो बाहर भी q/2 है तो अंदर भी q/2 होगा, और इक्वल एंड ऑपोजिट फेसिंग सरफेस पे चार्ज होगा। तो सिग्मा 2 हमारे पास में q/2 आ गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस प्लेट को हम लोग अर्थ कर रहे हैं, अब क्या कंडीशन होगा, व्हाट इज सिग्मा 3। अब देखो जैसे ही प्लेट को अर्थ कर दिया ना, तो जो बाहर वाले सरफेस पे जो चार्ज है वो तो 0 हो गया भाई, बाहर वाले सरफेस पे तो चार्ज 0 कर दो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। इसको मैं अभी हटा देता हूँ। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, अगर बाहर वाले सरफेस पे अगर चार्ज 0 हो गया
तो अब देखो x तो आइसोलेटेड है, x पे टोटल चार्ज क्यू है, बाहर पे 0 है, तो अंदर पे क्यू आ जाएगा, अंदर पे क्यू आ जाएगा। और y वाले में कितना आ जाएगा, क्योंकि फेसिंग सरफेस है, यहाँ पे फ्लक्स टर्मिनेट होना है, दैट मीन्स यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं इसका इनर सरफेस पे चार्ज डेंसिटी अभी कितना है, टोटल चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई टोटल इसका जो सरफेस एरिया दैट इज ए। तो हम लोग के पास सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 में रिलेशन इस तरह से आ गया। तो हम लोग देख सकते हैं सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, दैट मीन्स माई ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन 2 है, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन एक इनकरेक्ट हो गया। सिग्मा 3 की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन ए, दैट मीन्स डी इज करेक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं बी सी डी आर द करेक्ट ऑप्शन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। एक्स वाई जेड मेरे पास 3 प्लेट है, पैरेलल प्लेट है, और एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस इज 2d और वाई और जेड के बीच का डिस्टेंस इज d। वाई प्लेट को क्यू चार्ज इस तरह से दिया गया है, ठीक है, और एक्स और जेड में 2 स्विच लगा रखे हैं S1 और S2 इस तरह से, जो कि ग्राउंड से अभी कनेक्ट नहीं किए हुए हैं, ठीक है। जब कनेक्ट करने के लिए पूछा जाएगा क्वेश्चन में तो हम लोग उसको कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह का सिचुएशन है। अब पहले ऑप्शन ए और बी को अगर हम लोग देखें तो इसमें पूछा गया है कि S1 को क्लोज किया गया है और S2 को ओपन किया गया है, दोनों में, ए और बी में, ठीक है। तो दोनों में से एक ही करेक्ट होगा। वो बोल रहा है कि क्यू चार्ज विल पास थ्रू S1 और क्यू चार्ज विल पास थ्रू S2। तो ये करेक्ट है या नहीं है वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले में बोला गया S1 को क्लोज करने के लिए, ठीक है, S1 को हमने कर दिया क्लोज। अब देखो Y और Z इंडिविजुअली अगर देखें तो अभी भी Y इज आइसोलेटेड एंड Z इज आइसोलेटेड, मतलब Y का नेट चार्ज विल बी कंजर्व्ड, Z का नेट चार्ज विल बी कंजर्व्ड, ये बात पक्का है। X के नेट चार्ज की बात करें तो वो कंजर्व नहीं रहेगा क्योंकि उसको हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, वो आइसोलेटेड नहीं है। अब जैसे ही हमने किसी एक प्लेट को अर्थ से कनेक्ट कर दिया, हमें पता है कि यहाँ पे चार्ज 0, यहाँ पे चार्ज 0। और Z प्लेट को देखो, Z प्लेट पे चार्ज इज कंजर्व्ड क्योंकि वो आइसोलेटेड है, दैट मीन्स पहले 0 था तो नेट चार्ज अभी भी 0 आएगा। यहां पे 0 आ गया तो इसके ऑपोजिंग फेस में यहां पे 0 चार्ज आ गया, यहां पे 0 आ गया, और Y जो है Y प्लेट है दैट इज आइसोलेटेड, तो नेट चार्ज अगर Q था, पहले Q दिया गया था, तो अभी भी यहाँ पे Q आएगा, और यहाँ पे अगर Q आ गया तो यहाँ पे माइनस Q आएगा। तो अब इसमें हुआ क्या, अगर हम देखें, अगर हम इस पे देखें तो नेट चार्ज कितना आ गया, पहले 0 था अब माइनस Q आ गया, दैट मीन्स यहां से नेट चार्ज Q नीचे की तरफ ग्राउंड की तरफ फ्लो हो चुका होगा, तभी तो यहां से यहाँ पे माइनस Q चार्ज आया। या फिर ऐसा हुआ होगा कि नीचे अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए होंगे उल्टे डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा बोल सकते हैं कि क्यू चार्ज नीचे फ्लो हो गया, ठीक है। तो क्यू चार्ज नीचे फ्लो हो गया तभी यहाँ पे माइनस क्यू आया, क्योंकि पहले यहाँ पे 0 चार्ज था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्विच एस से जो नेट चार्ज फ्लो हुआ है दैट इज इक्वल टू क्यू। तो क्यू विल पास थ्रू स्विच 1 नॉट थ्रू स्विच 2, क्योंकि स्विच 2 तो ओपन है तो ऐसे भी इससे पास नहीं होगा, बी तो ऑप्शन ऐसे भी इनकरेक्ट है। तो क्यू विल पास थ्रू S1 when S1 is closed and S2 is open। तो ये हमारा सिचुएशन आ गया, ए यहां से हमारा करेक्ट है, बी इनकरेक्ट हो गया। अब सी और डी में हम लोग देखते हैं। अब क्या क्या सी और डी में क्या बोला गया है कि ए तो करेक्ट है, इसको करेक्ट रखो, इसको गलत रखो, ठीक है। अभी क्यू पास थ्रू इतना 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 व्हेन S1 एंड S2 आर क्लोज्ड, इसमें दोनों S1 एंड S2 को क्लोज बताया जा रहा है, तो दोनों S1 और S2 को चलो हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब S1 और S2 को क्लोज करने पे क्या हो गया, ना तो X इज आइसोलेटेड ना तो Z इज आइसोलेटेड, ओनली Y इज आइसोलेटेड, तो Y प्लेट में नेट चार्ज विल बी कंजर्व्ड, ठीक है। और अब हम लोग किसी एक प्लेट को ग्राउंड करें या 2 प्लेट को ग्राउंड करें या अर्थ करें या मल्टीपल प्लेट्स को अर्थ करें, तो हमारे पास तो एक चीज है कि जो आउटर मोस्ट फेसेस हैं या आउटर मोस्ट सरफेस है प्लेट्स के, उस पर चार्ज 0 आने वाला है, ये हमें पता है, और बाकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। तो उसको देखो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस 2d और d दिया हुआ है, ये हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर 0 है तो सपोज मैं बोलता हूँ यहाँ पे q चार्ज है, अगर यहाँ पे q चार्ज है तो यहाँ पे माइनस q चार्ज है, यहाँ पे माइनस q चार्ज है क्योंकि y प्लेट इज आइसोलेटेड, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे q प्लस q चार्ज है, तभी यहाँ पे नेट चार्ज q रहेगा, पहले इनिशियली जितना फाइनली उतना, क्योंकि आइसोलेटेड है। अगर यहाँ पे प्लस q है तो यहाँ पे q प्लस q का माइनस टाइम्स कितना चार्ज है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से। अब मुझे क्यू चार्ज बस निकालना है तो मेरा काम बन जाए। तो अब एक चीज देखो,
अगर मैंने x को और z दोनों को अगर मैंने ग्राउंड कर दिया है, दैट मीन्स x और z की पोटेंशियल जीरो के बराबर होगी, इक्वल हो गई, दैट मीन्स जीरो के बराबर हो गई। तो y के रिस्पेक्ट में x का पोटेंशियल या y के रिस्पेक्ट में z का पोटेंशियल, दैट दोनों बराबर होंगे। तो पोटेंशियल ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू y दैट इज पोटेंशियल ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y। और इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल ऑफ z, दिस इज vz माइनस vy ना, एक्चुअली में दिस इज vz माइनस vy, दैट इज vx माइनस vy। ये हम लोग बराबर करेंगे। तो vz माइनस vy निकालने के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? दिस इज नेगेटिव टाइम्स ऑफ, इसको हम लोग बोल सकते हैं नेगेटिव टाइम्स ऑफ vy माइनस vz, vy माइनस vz का नेगेटिव टाइम्स है। और उसी तरह से ये vy माइनस vx का नेगेटिव टाइम्स है, नेगेटिव ऑफ vy माइनस vx। अब डेल्टा v माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा v को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रल e डॉट डी आर, दिस इज ऑल्सो इंटीग्रल e डॉट डी आर। और लिमिट कहां से कहां तक पुट करेंगे हम लोग? देखो ये क्या है? माइनस डेल्टा v है, दैट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल। तो दिस इज फाइन, मतलब z टू y हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, इंटीग्रल e डॉट डी आर इक्वल्स टू माइनस डेल्टा v के टर्म्स में लिख दिया। और डेल्टा v क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, इसलिए ये फाइनल माइनस इनिशियल है। उसी तरह से यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा? x टू y। बस हमें ये इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल e। अच्छा, y टू z अगर मैं देख रहा हूँ, y टू z, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट, इसके किसी भी पॉइंट पे, बीच वाले किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है। और उसकी वैल्यू कितनी है? तो हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सपोज हम लोग ये लेते हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा, जो भी इसके जो नियरेस्ट प्लेट है उसकी चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमें करना है, शॉर्टकट याद करो, ठीक है। तो सिग्मा कितना है? Q प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी आर। इस डायरेक्शन में हम लोग कहां से कहां तक z टू y मूव कर रहे हैं? देखो यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कंसीडर की इस डायरेक्शन में, लेकिन हम लोग कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं? z टू y, मतलब एक नेगेटिव टाइम्स हमें जोड़ना पड़ेगा अगर हम लोग इंटीग्रल डी एड कर रहे हैं। तो y टू z अगर करते, इंटीग्रेट हम लोग y टू z करते, तो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाती है डी आर की, इंटीग्रल डी आर की वैल्यू d आती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस d। क्यों? क्योंकि हम लोग z टू y इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो x टू y में इंटीग्रेट कर रहे हैं, x टू y में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने q से माइनस q की तरफ इस डायरेक्शन में मान लिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई? वो तो यूनिफॉर्म है, दैट इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, शॉर्टकट। अब इंटीग्रल डी आर फ्रॉम x टू y, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही हम लोग मूव कर रहे हैं, ई डॉट डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही हम लोग मूव कर रहे हैं, तो ई डी आर सिंपली हम लोग बोल देंगे 2d, ठीक है। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट, अच्छा यहाँ q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट आएगा, सिग्मा है ना, सिग्मा q प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ए, सॉरी q प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ए। तो ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से हम लोग d से d को कैंसिल आउट कर सकते हैं, और हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं माइनस टाइम्स ऑफ q प्लस क्यू दैट इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू, दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू दैट इज इक्वल टू, उधर ले गया तो दिस बिकम्स 3q, तो q इक्वल्स टू माइनस क्यू बाई 3, ये हमारे पास में आ गया, q इक्वल्स टू माइनस क्यू बाई 3। तो चार्जेस किस तरह से हो गए? यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गया माइनस क्यू बाई 3, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, दिस इज माइनस क्यू बाई 3। अगर ये माइनस क्यू बाई 3 है तो दिस इज क्यू बाई 3, और ये अगर क्यू बाई 3 है तो ये इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? टोटल चार्ज क्यू है तो ये आ जाएगा 2q बाई 3, और ये 2q बाई 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? माइनस 2q बाई 3, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे टोटल इनिशियल जो चार्ज था दैट वाज प्लेट x में, दैट वाज 0। अब यहाँ पे कितना चार्ज आ गया? माइनस q बाई 3, दैट मीन्स अर्थ में q बाई 3 चला गया। तो S1 से q बाई 3 नीचे फ्लो हो गया, तो q बाई 3 विल पास थ्रू S1, तो डी ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। और S2 से कितना चार्ज पास हो गया? क्योंकि अब नेट चार्ज माइनस 2q बाई 3 है, पहले 0 था, तो टोटल अर्थ में 2q बाई 3 चला गया S2 के थ्रू, तो 2q बाई 3 थ्रू S2, दैट मीन्स C इज करेक्ट। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं A एंड C आर द करेक्ट ऑप्शन। तो होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।